कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये आइडेंटिफाई करो कि हमें चाहिए क्या, या यूपीएससी पूछती है। प्रिपेयरिंग अ टॉपिक लेट अस से जम्मू कश्मीर इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रिपेयरिंग जम्मू कश्मीर फॉर यूपीएससी इज अ डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो आप? इवन 100% टॉपिक है कोई, आपने न्यूज़पेपर में तो यूपीएससी का नहीं है ना न्यूज़पेपर, वो तो सिंपल आता है, लेकिन उसमें इवन यू कैन से एक आर्टिकल में ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट 10% इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, नो दैट कैन सेव योर टाइम एंड योर थिंकिंग। क्योंकि हम अगर पॉलिटिशियन की या ऐसी बातें बोल रहे थे कॉरिडोर में कि धक्का हो गया क्या हो गया जम्मू कश्मीर के साथ, है ना, ऐसा ही है कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हो गया। अगर आप कांग्रेस की सपोर्ट करते हो तो गलत, अगर आप बीजेपी के हो तो सब सही है ना। नो व्हाट वी नीड टू नो, सी फॉर द प्रीलिम आपको ये क्या क्या पता होना चाहिए इसमें। यू शुड नो द हिस्ट्री एंड चेंजेस मेड, जो भी चेंजेस अभी हुई है ना। कोई भी टॉपिक अगर बड़ा टॉपिक है उसको प्रिपेयर करने के पहले ये देखो लास्ट ईयर में क्या ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, क्या यूपीएससी पूछ सकती है और क्या नहीं। जब आप ये सॉल्व कर दोगे वही आपका जो 100% मटीरियल वो 10% रहेगा, ठीक है। फॉर द प्रीलिम वी नीड टू नो द हिस्ट्री एंड चेंजेस मेड। अब चेंजेस मेड जब कितने को अप्लाई होगा, ये 31 अक्टूबर है ना, ये तो उस टाइम के लिए रख लो, तो फाइनल अभी आपका कौन सा एग्जाम है, ठीक है। फॉर द मेंस, मेंस के लिए आपको क्या कहते हैं, सी वन यू शुड नो दैट 370 वाई, है ना। यूपीएससी हम देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दैट इज अ वे टू प्रिपेयर दैट व्हाई वी नीड टू एलिमिनेट और वी कैन से एब्रोगेट 370, ठीक है। सो इसमें दो कंडीशन आएगी, एक तो बिफोर 370, दूसरी कौन सी आएगी आफ्टर 370। क्लियर है इतना? इट मीन्स यू हैव टू नो कि 370 से पहले क्या कंडीशन थी विच मेड अस टू मेक अ चेंज, है ना। द सेकंड थिंग इज 35A, 35A के बारे में बताना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा। द थर्ड थिंग इज टेररिज्म, टेररिज्म एंड डेवलपमेंट। अब इनके अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। मैं कीवर्ड देख रहा हूँ, they can ask you that whether the application of 370 can help to decrease the terrorism or increase in development. एक और भी क्वेश्चन आ सकता है that whether जम्मू कश्मीर was really undeveloped, ये भी तो है। एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, पढ़ा है किसी ने? डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? They can ask you question on federalism. Federalism. India is a federal state or not? Quasi-federal. Now, this you can say when you make a state to a UT, उससे फेडरलिज्म इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इंडियाज फेडरलिज्म, फेडरल कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन इस पर, क्या भी आइडिया? यस, एक और क्वेश्चन बन सकता है बाईपासिंग पार्लियामेंट। bypassing parliament procedure. Now in this case this is an example of bypassing. आप आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड में क्या किया था गवर्नमेंट, आधार बिल में मनी बिल बनाकर बाईपास कर दिया था, है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग में क्या होता है, बाईपास, बार बार रिफॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। सिमिलरली इन दिस केस इनडायरेक्ट वे, अब यूजिंग इनडायरेक्ट वे, उससे क्या होगा
bypassing the process of Pauli. क्लियर है? तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने प्रिपेयर कर लो बस, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव इन लॉन्ग टर्म वो तो देखेंगे ना अभी। मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है जब वो पूरा एस्टेब्लिश हो जाएगा काम, उसके बाद क्या आउटकम आती है। तो अभी मैं आपको बताऊँ ऐसा हो सकता है वैसा, उससे कोई फ़ायदा तो है ना? क्योंकि वो तो ना ही मैं जानता हूँ ना कोई भी नहीं जानता, आप कौन सा जानते हो वो क्या होगा। तो अभी तो हमारे पास टाइम है, लेट अस सी अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है सर्दियों में, ठीक है? ओके, नो फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, यू शुड नो व्हाट इज दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज दिल्ली एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा टॉपिक, ठीक है? जाना तो नहीं है ना किसी को? ओके, नो सी आफ्टर द इंडिपेंडेंस उस टाइम पे एक एक्ट आया था, कौन सा था? इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर वर सो मेनी प्रिंसली स्टेट्स, बड़े बड़े राज्यों के, ये हवा महल वो सारे निके थे उस टाइम पे। राजस्थान है ना, कितने महल आपने देखे, ठीक है? दीज प्रिंसली स्टेट्स were ruled by different rulers. So the major challenge was integration, that how can we integrate India and how can we integrate Pakistan, ठीक है? So इसके अंदर उन्होंने एक प्रोविजन दी थी टू प्रिंसली स्टेट, क्या थी वो? that whether they can join India और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट, ठीक है? क्लियर? इट मीन्स दैट प्रिंसली स्टेट हैव अ 3 टाइप ऑफ ऑप्शन, वेदर दे कैन ज्वाइन इंडिया, वेदर दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये मतलब इसके साथ हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस भी थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है? फॉर द इंटीग्रेशन द मेजर कंसर्न इज अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है? नाउ सपोज करो कोई प्रिंसली स्टेट है, वो बोले मैं किसी के साथ मिलना ही नहीं, हैदराबाद, ठीक है? अगर वो बोले मैं किसी के साथ नहीं जाना, तो क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर होगा, है ना? वो डिफरेंट ही अपना बैठा, जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश को किसने अलग किया था? इंदिरा गांधी। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी जब आई थी उसको बोलते थे गुड़िया, ये गुड़िया है, गुड़िया सुना है ना? हिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा, ठीक है? तो वो पापी गुड़िया बन गई, पता नहीं चला था, ठीक है? सो यहाँ पर क्या हुआ? इंटीग्रेशन। तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी इंटीग्रेशन की? सरदार वल्लभ भाई की। नो ही यूज्ड कैरेट एंड स्टिक मॉडल, ठीक है? कैरेट दिए अगर तो शेक बना लिया उसने, ठीक है? अदरवाइज स्टिक इज देयर, है ना? सो 3 बाय 1947 लगभग सभी का काम सेटल हो गया, सम ज्वाइंट पाकिस्तान, सम ज्वाइंट इंडिया, सारा सेटल। 3 स्टेट थी जिसका मामला सेटल नहीं हुआ, कौन कौन सी थी? वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी कौन सी थी? जूनागढ़, एक और थी हैदराबाद। तो जूनागढ़ केस वाज लिंक्ड विद द जम्मू कश्मीर, इसलिए हम इसको करेंगे। तो सी जूनागढ़ वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो वहां पर पाकिस्तान कहाँ पे था? इस एरिया में। तो इसको लगता था ये हेल्प करेगा, वो बॉर्डर से कैसे आएगा, है ना? तो ये इसी चक्कर में था कि पाकिस्तान के साथ मुझे मिलना है, ये कर रहा था। तो देयर वाज अनदर इशू, जूनागढ़ में रूलर कौन सा था? महाबत खान, ही वाज अ मुस्लिम रूलर, और पॉपुलेशन मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदू। इन जम्मू कश्मीर रूलर हिंदू, महाराजा हरि सिंह है ना? कितने में बना था ये?
1925, उससे पहले था रणबीर सिंह, उससे पहले गुलाब सिंह। 1857 में रणबीर सिंह है ना। सो रूलर वाज हिंदू एंड पीपल वर मुस्लिम मेजोरिटी, अराउंड 70%। लद्दाख में बुद्धिस्ट भी थे, जम्मू में हिंदू भी थे, है ना। तो दिस वाज द केस, ठीक है, क्लियर है। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस 15 सितंबर 1947, जूनागढ़ का केस कर रहा हूँ, है ना। नो 15 सितंबर 1947 में क्या हुआ, द रूलर महाबत खान, ठीक है, महाबत खान रूलर किसका था, जूनागढ़। महाबत खान साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन किया इसने, पाकिस्तान। क्यों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किसके थे, यहाँ एक तो महाबत खान ने किए होंगे, दूसरी साइड पर किसने किए होंगे, नेहरू खान, पाकिस्तान की बात, जिन्ना। तो इंडिया में कौन साइन करता था, माउंटबेटन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज एंड देयर गवर्नर जनरल वाज पाकिस्तान का कौन सा था, जिन्ना। सेकंड थिंग इज द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर विद द ब्रिटिशर्स, ये आपको याद रखना, सुप्रीम लीडर दोनों आर्मी के कौन से थे, ब्रिटिशर। द आइडिया वाज, अदरवाइज कहते वो तो वॉर ही हो जाएगी पूरी, ठीक है, हुई लेकिन लोअर लेवल पर इतनी बड़ी नहीं हुई, ठीक है, क्लियर इतना। नाउ महाबत खान साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान। देखो पटेल की एक थ्योरी थी, वो रूलर के पास जाकर बोलता था या तो हमारे साथ मिल जाओ, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम रिवोल्ट करवाएं। लोकल पॉपुलेशन यहाँ पे कौन सी है, हिंदू। नो दिस लीड टू पॉपुलेशन रिवोल्ट, ठीक है। उसने राजा को बोल दिया था दैट इफ यू डू नॉट ज्वाइन इंडिया देन पीपल विल रिवोल्ट, है ना, एंड अल्टीमेटली तुम्हारे वो काम तमाम कर ही देंगे, वो आपने पढ़ी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। सो ड्यू टू अ पॉपुलेशन प्रेशर, ड्यू टू अ पॉपुलेशन प्रेशर, दिस MK महाबत खान फ्लैट वे विद द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ भाग गया, ही फ्लैट टू अ पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब प्लेबिसाइड हो गया, पीपल वोटिंग, सिंपल। एक्चुअली प्लेबिसाइड एंड रेफरेंडम दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। रेफरेंडम इज बाइंडिंग मोर एज कम्पेयर टू प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड इज ओपिनियन, तो लोगों की वोटिंग होगी कि भाई आपने इंडिया के साथ ज्वाइन करना है या पाकिस्तान के साथ, तो किसके साथ ज्वाइन करेंगे, हिंदू पीपल थे, एंड अल्टीमेटली दे ज्वाइन इंडिया, क्लियर। जनवरी 1948 में प्लेबिसाइड हुआ। सो दिस इज द रीजन, जूनागढ़ का रीजन उसने देखा कि कौन देख रहा था, एक और बंदा था, जिन्ना, है ना। जिन्ना ये देख रहा था कि रूलर कौन था, रूलर वाज अ मुस्लिम बट द पीपल वर हिंदू। सो he was very much sure कि in Jammu Kashmir ruler was Hindu and people were Muslim, so they will join Pakistan, plebiscite होगा, इतना clear। इसका link that why these conditions happen, but ये इसको रख कर दूं, but जिन्ना से एक गलती हुई, पाकिस्तान गलती तो करता ही है हर बार, है ना, ये गलती पाकिस्तान की होती है लेकिन वो माफ नहीं होती, ठीक है। Now after this अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें। राजा वाज
हरी सिंह। इतना समझ आ गया ना भाई, हाउ द जम्मू कश्मीर इज लिंक्ड विद द जूनागढ़। उसको भरोसा देने के लिए और कुछ नहीं था कि मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है। हरी सिंह वाज अ फ्रेंड ऑफ माउंटबेटन। अब एक बार और, माउंटबेटन वाज वन ऑफ द लीडर हु डिड वर्क टू एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसका मतलब माउंटबेटन यूनाइटेड नेशन का भी ध्यान रखेगा, ठीक है। नेहरू का परसेप्शन ऐसा था, नेहरू ये सोचता था कि लोग मर रहे हैं तो उनको बचाना है किसी न किसी तरीके से। दिस इज द वाई पटेल की जो थ्योरी थी वो लिटिल बिट ओपोजिट थी। नेहरू परसेप्शन देखता था वर्ल्ड वाइड कि इंडिया की वर्ल्ड वाइड परसेप्शन क्या है। अभी अभी आज़ाद हुए है ना, तो अभी थोड़े बैठो शाम, ठीक है। दिस वाज द रीज़न कि नेहरू ने यूएन को क्यों इंटरफेयर करने के लिए। इवन नेहरू वाज नॉट एग्रीड टू वी कैन से अलाउ पटेल टू इन्वेड आर्मी इन हैदराबाद एंड अदर। इवन हैदराबाद हमने आर्मी, अब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इवन दिस लक्षद्वीप, वही तो झंडा ही गाड़ दिया था हमने जाकर वहाँ पे पहुँच कर। उनको तो पता ही नहीं था ये क्या है, नए ट्राइबल लोग रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोले इंडिया के पार्ट है। बोले इंडिया ये क्या है, तुम पाकिस्तान के लिए वो क्या है, ठीक है। तो ऐसा हाल, तो हमने इवन पौंडीचेरी एंड अदर रीजन वो भी बाई फोर्स ही लिए, इंडायरेक्टली हो बट दिस वर बाई फोर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंट्री में होता रहता है। माउंटबेटन वाज अ फ्रेंड ऑफ हरी सिंह, तो उसने हरी सिंह से पूछा भाई क्या है, किसके साथ ज्वाइन होना, वेदर यू वांट टू ज्वाइन विद पाकिस्तान और इंडिया। नाउ इफ यू ज्वाइन पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अपोज, बट इफ यू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान विल अपोज, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। बट इवन देन वी कैन टैकल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आई हम तब भी टैकल कर लेंगे। तो हरी सिंह शिकार के मूड में था, उसने बोला भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा ये तो प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर वाज द ओनली रीजन व्हिच वाज शेयरिंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, लैंड बॉर्डर, वाटर बॉर्डर की बात करें, जूनागढ़ में वाटर बॉर्डर था, है ना, ये इंडिया के साथ था। इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं था किसके साथ जाना। ये हैदराबाद वाला तो ये बोल रहा था वो बाय एयर भेजे के पहले बाय एयर सपोर्ट मांग रहा था ये पाकिस्तान से। उन्होंने बोला जहाज क्या होता है पहले ये तो बताओ, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर इशू वाज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सो हरी सिंह वाज इन डायलेमा। हरी सिंह के पास सोल्यूशन क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। इफ ही ज्वाइन विद द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाज अ मुस्लिम कंट्री, वो हिंदू है, तो वो तो वैसे ही उसको खत्म कर देंगे, है ना, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है ना पाकिस्तान। इफ ही ज्वाइन इंडिया, क्या हुआ, इंडिया डेमोक्रेटिक है, नेहरू जी बैठे हैं वहाँ पे, वो तो वैसे ही खत्म कर देंगे सब कुछ, है ना, ठीक है। तो ना उसको लगा यार हिंदू इंडिया में फ्यूचर है, ना ही पाकिस्तान। सो दिस इज द रीज़न कि वो चाहता था मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। वहाँ पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अभी टाइम चाहिए। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अ लीडर इन जम्मू कश्मीर जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। ही वाज एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसने एमएससी की। देन बाय 1930 में एमएससी कंप्लीट हुई, ठीक है। देन ही शिफ्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको लगा मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है, कोई लैब वगैरह खोलेगा वहाँ पे। बट द राजा वाज हिंदू, तो उसको ज़्यादातर जॉब किसको दे रहा था, हिंदुओं। तो इसको जॉब नहीं मिली, तो इसने क्या किया, इसने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था कश्मीर छोड़ो आंदोलन। Now he was against, शेख अब्दुल्ला वाज अगेंस्ट द राजा हरी सिंह। क्योंकि कहता है जॉब तो मिलती नहीं है, आजकल कौन सी मिलती है, सेम प्रोसीजर है आज घर घर में शेख अब्दुल्ला है, ठीक है। वो ऊपर जो बैठे हैं उनको
महाराजा हरि सिंह दिख रहे, इवन महाराजा का CM भी तो है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। नाउ ही स्टार्टेड अ आंदोलन, और नाउ दिस इज द रीजन। अब शेख अब्दुल्ला की किससे बनेगी? नेहरू से। शेख अब्दुल्ला वाज एंटी मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के अगेंस्ट था, ही वाज अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। तो उसको उसने लगा दैट वी शुड बी अ सेकुलर, है ना, रिलीजन का कोई झंझट नहीं चाहिए। सो इस हिसाब से इसके प्रिंसिपल किससे मैच करते थे? नेहरू से। क्लियर इतना? अब पाकिस्तान को वो अब ऐड आती है ना, जैसे क्रिकेट में मौका 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 वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर भी किसी ने वो रेडियो पे सुना दी, मौका मौका कर दो डैड, कश्मीर मिल जाएगा। तो बाय 20 अक्टूबर 1947 कितना होगा क्लियर? बाय 20 अक्टूबर 1947 जिन्ना आस्क्ड और जिन्ना गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकबर खान बाय 1947, 20 अक्टूबर 1947 जिन्ना गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकबर खान टू इन्वेड इन, कहाँ पर इन्वेड करेगा? कश्मीर, है ना। Now अकबर खान ट्रेन द लोकल पीपल, लोकल पीपल कौन से थे? ट्राइबल मुस्लिम्स वर देयर, ठीक है, प्लस पाकिस्तान सोल्जर, दोनों इकट्ठे हुए, इन्होंने इन्वेड कर दिया। दिस वाज अ मिस्टेक बाय पाकिस्तान। अगर ये मिस्टेक नहीं करता, दिस वाज आल्सो अ रीजन फॉर द UNSC रेजोल्यूशन, ट्रूस एग्रीमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान मिस्टेक ना करता, शायद प्लेबिसाइड होता तो कश्मीर का नक्शा कुछ और होता, ठीक है। नो विद दिस मिस्टेक, उसका जो हरि सिंह का एक ब्रिगेडियर था, क्या नाम था उसका? हरि सिंह ब्रिगेडियर वाज राजेंद्र सिंह। उसने बोला कि राजा जी अटैक हो गया है, ठीक है, क्या करें? तो राजा कुछ नहीं होता है, उसने बोला भाई मुजफ्फराबाद पहुंच गया, 150 किलोमीटर है श्रीनगर, क्या करें? कुछ नहीं होता। वो उरी पहुंच गए, 100 किलोमीटर रह गया, ये तो भागना कहाँ से, ये बताओ पहले, ठीक है। सो राजेंद्र सिंह ने क्या किया? ही ब्रोक डाउन दैट रोड, क्या कहते हैं यार उसको, उनको रोड ब्रिज, कई बार दिमाग में कुछ और नहीं चलता, ठीक है। ही ब्रोक डाउन दैट रोड ब्रिज इन उरी, जिसके कारण वहाँ पर उनकी जो सोल्जर थे, ठीक है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट, कि इसको क्रॉस कैसे करें। दिस गिव 2 days टाइम टू हरि सिंह, ठीक है, क्लियर इतना? तो हरि सिंह ने बाय 26 अक्टूबर 1947 में क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने साइन कर दिया। एक्चुअली कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि माउंटबेटन पहले जब ये गए, वीपी मेनन था सिविल सर्वेंट उस टाइम पे, तो ये इन्होंने बोला कि कश्मीर की हेल्प करो। इवन नेहरू और पटेल दे बोथ आस्क्ड माउंटबेटन टू के हेल्प करो यार, आर्मी उर्मी तुम्हारे पास है। तो माउंटबेटन ने कहा कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही नहीं, मैं कैसे हेल्प करूँ, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह। 27 अक्टूबर को क्या हुआ? साइन हो गया। उसके बाद क्या होगा? इंडिया सेंट देयर आर्मी टू जम्मू एंड कश्मीर। उसमें उसको वेलकम किसने किया? उमर अब्दुल्ला। ही वॉज अ पॉपुलर लीडर। उसने हरि सिंह के अगेंस्ट था बट नेहरू के क्लोज था। शेख अब्दुल्ला मैं कह रहा आपका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला नेहरू के क्लोज था, तो उसने वेलकम किया, आ गए, ठीक है। एट दैट टाइम आर्मी ने ये भी बोला कि
2 दिन का और टाइम दे दो, पूरा खाली करवा देंगे। बट नेहरू सेड ठीक है यार, इतना हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो उसके बाद क्या हुआ, ओके नो देन जिन्ना ने ये बोला कि यार अपने आर्मी के सुप्रीम लीडर दैट अटैक ऑन इंडिया, तो उसने क्या बोला, उसने बोला यार मैं ब्रिटिशर, उधर भी ब्रिटिशर, हमको भी मरवाओगे, है ना, क्योंकि उसका इंडिया का सुप्रीम लीडर कौन था, ब्रिटिशर, ठीक है। इंडिया का उसका पाकिस्तान का कौन था, सेम। तो उसने डिनाई कर दिया, उसने बोला दैट हरी सिंह साइंड अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडिया, सो वी कैन नॉट अटैक, इफ वी अटैक इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉर, तो वहाँ पर वो इशू बड़ा हो जाएगा। देन माउंटबेटन वेंट टू लाहौर टू मेट जिन्ना, तो वहाँ पे जिन्ना से मिला, जिन्ना ने कहा प्लेबिसाइड करवाओ, तो माउंटबेटन ने क्या बोला, दिस वाज फर्स्ट नवंबर को मिला था, तो माउंटबेटन ने बोला कि यार पहले पीस तो हो, तुमने अटैक किया, है ना, वहाँ पर अब अगर प्लेबिसाइड होगा, वोटिंग होगी तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज आर्मी वाज देयर। तो 2 नवंबर नेहरू ने एक स्पीच दी, विच सेड दैट once the peace established in Jammu and Kashmir, we will set up various things for the plebiscite, कि क्या क्या जो भी प्रोसीजर उसका होगा, हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। दैट 2 नवंबर स्पीच चेंज द एवरीथिंग, क्योंकि अब तो हमारा नेशनल लीडर ही कह रहा है कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, जिन्ना तो पहले ही डिमांड कर रहा है प्लेबिसाइड, ठीक है। द वाई नेहरू सेड दैट इन स्पीच, द रीजन वाज कि उसने हैदराबाद में देयर वाज समवेयर अराउंड 1 to 2 लाख पीपल डाइड ड्यूरिंग दैट, है ना, एक्सेशन, और अदर केसेस में ऑल्सो। सो नेहरू डिड नॉट वांट के सिमिलर कंडीशन विल हैपन विद द कश्मीर, ठीक है। तो उसने बोला जो लोग चाहेंगे वैसा ही कर देंगे, क्लियर। सो आफ्टर दैट, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन निकाली, इस रेजोल्यूशन का नंबर कौन सा था, 47। दिस इज इम्पोर्टेंट, समझ आ रहा है, ठीक है। नो यूएनएससी रेजोल्यूशन 1947, नंबर 47, ठीक है। इट इज 21 अप्रैल 1948। अब इसके अंदर कोई एग्रीमेंट हुआ, no, this is important for prelim, हाँ जी, पूछा कुछ। One is ceasefire agreement, ceasefire में क्या था, ceasefire agreement means once the war stopped, ठीक है, that line will be declared as ceasefire, जो बाद में LOC की बनी, ठीक है। So लिखो when the war stopped, that line will be considered as ceasefire line. War stop हुई 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949, ठीक है। That line will be declared ceasefire line, ये था 21 अप्रैल 1948, ठीक है, क्लियर। इतना ही आपको याद रखना। देखो ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है, आप इंटरनेट पर अगर डाउनलोड करोगे, ठीक है, बट आपको जो मेन प्रोविजन है वो याद रखना। सेकंड इज ट्रूस एग्रीमेंट। नो इन दिस रेजोल्यूशन देयर वर 3 थिंग्स, वन इज सीजफायर लाइन, वो एस्टैब्लिश होगी। द सेकंड इज ट्रूस एग्रीमेंट। द ट्रूस एग्रीमेंट का मतलब क्या है, अटैक किसने किया था, पाकिस्तान, एंड जिन्ना एक्सेप्टेड दैट इट वाज नॉट मेयरली अ अटैक बाय मुस्लिम ट्राइबल पीपल हु वर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये था कि जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल है ना, उन्होंने अटैक किया। इवन राजेंद्र सिंह ने ये भी बोला था महाराजा हरि सिंह से कि अगर आप, वो हरि सिंह को लगता था हम जीत जाएंगे, वो बोलता है यार तू हिंदू लीडर है, वो मुस्लिम है, जो अटैक कर रहे हैं वो भी मुस्लिम है, वो वहाँ पर जाकर वो 2 मिनट में मना लेंगे उनको कि आ जाओ आप हमारी साइड पर। ऐसा हुआ, दिस वाज द रीज़न।
कि वो आर्मी इतनी आगे आ गई, ठीक है। तो अच्छा, जिन्ना एक्सेप्टेड कि हमने अटैक किया है, दैट पाकिस्तान आर्मी सोल्जर वर आल्सो प्रेजेंट इन ट्राइबल पीपल पॉपुलेशन। सो दिस इज द रीजन कि ट्रूस एग्रीमेंट के अंदर क्या स्टेब्लिश है। फर्स्ट, पाकिस्तान हैव टू विड्रॉ। मैं तो 3 केस में, पहले केस में पाकिस्तान विड्रॉ करे, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडिया डिक्रीज आर्मी मैन इन जम्मू कश्मीर, मिनिमम लेवल पर लेकर आना, ठीक है। देन प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर जो इंडिया एस्टेब्लिश करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ यूएन। यूएन रिकमेंड करेगी कौन सा बंदा होगा ये, ठीक है। देन दे विल डू अ वोटिंग एंड ऑल दिस। मैं लिखवा देता हूँ, आपको लिख लो, क्योंकि ये आपके मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वोट करना। नंबर 1, पाकिस्तान वाज asked to withdraw. Pakistan was asked to withdraw all tribesmen and Pakistani nationals. Number 2, इंडिया के लिए क्या था, to reduce its forces to minimum level required for keeping law and order। अब देखो इसी पर क्वेश्चन बनता है, if UPSC ask you that under the truce agreement it is given that India have to vacate the Jammu and Kashmir, that statement will be wrong। वेकेटेड नहीं है, टू डिक्रीज टू अ मिनिमम। ये आपने छोटे छोटे वर्ड ध्यान रखना। द थर्ड वन इज देन इंडिया शुड अपॉइंट प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा ना कि प्लेबिसाइड कैसे हो रहा है एंड ऑल दिस। नॉमिनेटर कौन करेगा इसको, नॉमिनेटेड बाय यूएन, हु शुड इंश्योर इम्पार्शियल प्लेबिसाइड। अब इसको यूएनएससी और यूएन रेगुलेशन भी बोल देते हैं, यूएन नहीं लिखा हुआ है सब, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। इंश्योर फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइड। क्लियर है इतना? नो, एट दिस टाइम Nehru was also in a easy position. The idea is because Nehru was very sure कि प्लेबिसाइड हुआ तो किसको वोटिंग होगी, इंडिया। यार नेहरू तो ऐसा नहीं सोचेगा, ठीक है। Nehru was very sure that if plebiscite happened, right, Kashmir will be with the India. The reason क्या था, जम्मू में कौन से थे, हिंदू पॉपुलेशन वाज देयर, लद्दाख बुद्धिस्ट, इनका भी कोई चक्कर नहीं था, कश्मीर मुस्लिम, बट लीडर वाज शेख अब्दुल्ला। तो नेहरू को था कि ये काम कर देगा, बिकॉज ही वाज अ वेरी पॉपुलर लीडर। तो वो मुस्लिम लीग के वैसे अगेंस्ट था, है ना, उसके प्रिंसिपल मैच करते थे जवाहरलाल नेहरू से। सो नेहरू एट दैट टाइम वाज वेरी श्योर कि भाई कोई ना कोई बात हो जाए। देन बाय जून 1949 दिल्ली अंडरस्टैंडिंग हुई। एक मीटिंग है जिसको कहते हैं दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। सी, दिल्ली अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली एग्रीमेंट, वहां पर कंफ्यूजन मत होना। दैट इज कॉल्ड दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। नो, इन दिस दिल्ली अंडरस्टैंडिंग देयर वर 3 लीडर की मीटिंग हुई। कौन कौन से थे?
शेख अब्दुल्ला, नेहरू, पटेल। ठीक है, 3 लीडर की मीटिंग हुई। आफ्टर दिस मीटिंग 4 people were included in Constitution Assembly of India. ये याद रखना, Constitutional Assembly of India. After this meeting 4 people were included in the Constitution Assembly of India, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। ठीक है, now with the inclusion, उसमें शेख अब्दुल्ला वाज देयर, तो आपको ये पूछ भी सकते हैं कौन कौन से लीडर है। शेख अब्दुल्ला वाज देयर, मसूदी वाज देयर, मोतीराम वाज देयर, एक है मिर्जा बेग। मैं छोटे छोटे नाम ही ले रहा हूँ, पूरे बहुत बड़े नाम। ठीक है, शेख अब्दुल्ला, मोतीराम, मिर्जा बेग, एक और कौन सा लिया था मैंने नाम, मसूद। ठीक है, तो ये 4 लीडर थे। नो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज 4 लीडर एक आर्टिकल फॉर्मेशन हुई, एक आर्टिकल ड्राफ्ट किया गया। क्या नाम था उस आर्टिकल का, कौन सा आर्टिकल फ्रेम हुआ, 306 एंड अल्टीमेटली विच इज उसको 370 बोला। सो एट दिस टाइम, इसका मतलब ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारा 370 आर्टिकल वाज कंप्लीट। क्लियर है? सो बाय 1949 आर्टिकल 370 आ गया। ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 370 के बारे में आपको क्या जरूरी है जो पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पर आप आर्गुमेंट करेंगे। मेंस 306 से 370 कैसे हुआ? ड्राफ्ट था ना, पहले कोई आर्टिकल होता है, बाद में एडजस्ट कोई और करता है, फाइनल। जैसे आप करते हो ना, कोई नोट्स वगैरह बना लिए किसी कॉपी में, बाद में फाड़ कर एक एस्टेब्लिश कर दे, एक जगह कर दे, तो वही है। ठीक है, ड्राफ्टेड था। जैसे ड्राफ्ट पॉलिसी होती है ना, गवर्नमेंट जो पॉलिसी पहले आती है वो ड्राफ्ट पॉलिसी होती है, उसके बाद वो जो भी इसकी अमेंडमेंट ये वो सारा क्लियर आउट करके फाइनल पॉलिसी बनती है। ओके, नाउ 371B जो इम्पोर्टेंट है वही, क्योंकि अब तो है प्रोविजन तो ऑलमोस्ट नलिफाइड ही हो गई है, एक ही रह गई। उन्होंने बोला क्या 370 को रेट कैसे करें। 371B, नो 370, नो दिस इज इम्पोर्टेंट। नो 370 आर्टिकल गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। इतना पता है सभी को, स्पेशल स्टेटस इन द सेंस दे हैव डिफरेंट पावर्स एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो 371B इसमें लिख लो क्या है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन मैटर लाइक कम्युनिकेशन, डिफेंस। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन मैटर्स लाइक कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, क्लियर ना? नाउ इसका मतलब क्या है कि ये पार्लियामेंट को इतनी परमिशन है, बाकी स्टेट में तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल स्टेट की बात करूँ, पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक अ लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, concurrent list and sometime on state list when the state allowed, है ना? एक्सेप्शन वो तो अभी मतलब वो पॉलिटी ब्रेक ही है। सो इट मीन्स दैट बाकी स्टेट में तो ज़्यादा है पार्लियामेंट की पावर, बट इन दिस केस पार्लियामेंट पावर इज वेरी लिमिटेड टू कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड CDE एक्सटर्नल अफेयर। क्लियर? द नेक्स्ट इज 371D। 371D इसमें लिखो सच अदर प्रोविजंस अप्लाई टू स्टेट with the order of president needed concurrence with Jammu and Kashmir state, needed concurrence with the Jammu and Kashmir state. CDE कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर, इसमें कॉन्फ्रेंस चाहिए
In these three matters, they need consultation of Jammu Kashmir. But other matters means except CDE, उसमें क्या चाहिए? Concurrence. Right. Now एक और आर्टिकल है जो आपने न्यूज़ में सुना होगा, 373. It talk about abrogation of 370. कि 370 को हटाने का प्रोसीजर क्या है ना? पढ़ा है आपने? है क्या प्रोसीजर? It can be abrogated by president order, but on recommendation of Constitutional Assembly. Recommendation of Constitutional Assembly. क्लियर इतना? अब ये एक एक लाइन आप याद कर लेना बस, क्योंकि ये आप कोड करोगे मेंस में. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया ना जम्मू कश्मीर में, यही तो रफड़ है. अभी इसी को करेंगे, इसी को उन्होंने डील किया. नो दो चीजें और लिख लो. बाय 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वाज फॉर्म्ड. आपको एक डेडलाइन पता होना चाहिए. 1951 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर्म. बाय 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वाज फॉर्म. देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं उतना करवा रहा हूँ. ठीक है, रिलेट करके. अगर किसी को नहीं समझ आया मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूँ, क्योंकि है ही कॉम्प्लेक्स. आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा. ठीक है. सो 1956 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया जम्मू कश्मीर. ठीक है, ये आइडिया क्लियर. 1952 बाय 1952 यहाँ पर एक दिल्ली एग्रीमेंट आया. दिल्ली एग्रीमेंट तो यहाँ इस पर भी आपको प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस में इतना नहीं इम्पोर्टेंट, बट प्री इन प्रीली दे कैन आस्क यू कि दिल्ली एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना. अब ये एग्रीमेंट हुआ किसके बीच? एग्रीमेंट वाज विद बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नो अंडर दिस एग्रीमेंट शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से बोला कि हम हेड ऑफ स्टेट को सदर रियासत बोलना चाहते हैं, है ना. नेहरू क्या बोल दो, तुम्हारे बोलने से क्या होता है. ऐसे ही होगा. सो हेड ऑफ स्टेट इनटू सदर रियासत, पहले के लिखो. एंड प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? वजीर आज़म. ठीक है. द थर्ड पॉइंट अंडर दिस agreement was that demography of Jammu Kashmir should not be altered or disturbed. 3 provision थी major. Clear? Now by 1953 शेख अब्दुल्ला become a PM. ठीक है. अब देखो शेख अब्दुल्ला PM बना तो वो सबसे पहले किसके अगेंस्ट था? हनी सिंह. दोस्तों हम लोग बड़े टाइम की. ठीक है. So when he became a PM, he first removed हरी सिंह. हरी सिंह को रिमूव कर दिया. और उसके बाद कौन आया? हरी सिंह के बेटे का नाम क्या था? करण सिंह. ठीक है. उसने कहा बच्चा आया, चलो खेलने के लिए छोड़ देते हैं, है ना. वो बैठा बैठा ही बॉर्नवीटा पी लिया क्या है. ठीक है. सो करण सिंह को उसने बना दिया सदर रियासत. बट लेटर ऑन Karan Singh removed Sheikh Abdullah's government on the basis of anti-national activities. क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने देखा यार इंडिया के पास तो इतना कुछ मिल नहीं रहा मुझे, तो वो थोड़ा सा उसका मन डोल गया था. He went to talk with the Jinnah and other Pakistanis. ठीक है. तो वहाँ से पाकिस्तान के साथ भी कर रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी. एंड अल्टीमेटली करण सिंह रिमूव्ड शेख अब्दुल्ला. तो इंडियन गवर्नमेंट को जब पता लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया. उसको कोडाई कनाल जो है ना जगह, उसमें वहाँ पर आराम से बिठा दिया कि यहाँ पे रहा, हिलना नहीं, फोन नहीं करना. ठीक है. चिट्ठियाँ वगैरह लिखते रहे, बाद में निकाल देंगे. ठीक है. तो ये आता है बाय 1954. अब 1954 में एक चीज़ है, क्या थी बड़ी, आपको पता हो न्यूज़पेपर में तो बहुत है. क्या बता दो यार.
पाकिस्तान का मतलब 5 years नहीं, पाकिस्तान का तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तब एक बार उन्होंने जैसे हमारे बस स्टैंड पे बुक मिलती है वैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑर्डर यार, इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 371 में हमने बुक देखा ना, दैट प्रेसिडेंट अदर मैटर्स है ना, इवन प्रेसिडेंट ऑर्डर से इन्फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फोर्स कौन सा है? 35A वाज इंक्लूडेड। तो 35A इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? अभी नहीं, मतलब अगर मैं पहले क्वेश्चन पूछूं, इट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन नहीं है। जैसे आर्टिकल 35 है फंडामेंटल राइट के लिए ना, जो ऐसे एट्रोसिटी एक्ट या कोई भी हम एक्ट बनाते हैं, इन दैट सेंस उन्होंने 35A बनाया। 35A में है था क्या? परमानेंट रेजिडेंट, उसको अभी हम करते हैं, ठीक है, अभी है परमानेंट रेजिडेंट। ओके, नाउ 1965 प्रेसिडेंट ऑर्डर अमेंडमेंट, 1965 में प्रेसिडेंट ऑर्डर अमेंडमेंट है, इसने चेंज कर दिया। क्या किया चेंज इसने? ये तो आपको फैक्ट पता होगी। वन दिल्ली एग्रीमेंट में क्या हुआ था, अब इसको रिवर्स कर दिया। सदर रियासत को क्या बना दिया? गवर्नर, एंड वजीर आजम को CM। आफ्टर दैट उसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ हुई, इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी की डेथ हुई, एंड समवेयर अराउंड 1982 शेख अब्दुल्ला भी चले गए, ठीक है। ड्यू टू दीज एक्टिविटीज मिलिटेंसी इन कश्मीर इंक्रीज। उसके बाद 1990 में हम एक एक्ट लेकर आए, आपको पता होगा, AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर इन जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो आई थिंक 58 है, दिस इज 1990। तो यहाँ पर इसमें स्मॉल डिफरेंस है, इसमें ताले भी तोड़ सकते हैं करके 1990, ठीक है, क्लियर है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी? मिलिटेंसी की प्रॉब्लम। अब एक इंडिया में बंदा आया, क्या नाम था उसका? अमित शाह, स्पेशल लेकर आई यार उसको, होम मिनिस्टर ही थी, ठीक है। तो उसको ये चैलेंज था, हाउ वी कैन रिमूव दिस 370, क्योंकि ये उनका तो एजेंडा था टू रिमूव 370। नाउ you can see the relation that why we need to move a 370. आप एक चीज समझ लो, कोई भी क्वेश्चन है, you can write, let us say केस लेते हैं फादर एंड सन का, ठीक है, 2-3 केस ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सपोज करो इन दिस केस फादर के पास पावर इतनी है नहीं, हम अज्यूम करते हैं, दैट इज जैसे होता है ना, मैं फादर बोलता है यार पढ़ ले, तो वो कहता मैं नहीं पढ़ता, है ना, होता ही, मतलब सभी को पता है, ठीक है। तो उस केस में फादर के पास पावर इतनी है, तो सन लिबरल है पूरा। अब उसके जो अगर 200 कमीने होंगे तो क्या होगा, वो शाम को डेली वर्क के लिए ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ तो इसका तो काम हो गया है ना, क्योंकि इसको ना ही उस टाइम पे समझ है, एंड फादर की पावर कम। सेकेंड केस इज फादर कहता है ठीक है पढ़ाई कर, बेटा कहता है मैं IAS बनूंगा, तो कहता है ठीक है IAS बनना है तो टीचर बन जाओ। थर्ड केस फादर कहता है मैं पायलट बनूंगा, वो कहता है नहीं तो IAS बन, ठीक है। मतलब फादर की पावर बहुत ज़्यादा, समझिए। अब इस केस को आप इक्वेट कर सकते हो, इन दिस केस where the father's power is almost 100%, this is the case with UT। अगर फादर वो एक बोले कि कौन से PG में रहना है, कौन से बेड पर किस साइड पर सोना, ये वो सारा ये तो होता है, मैंने देखे हैं ऐसे, ठीक है। वो बाल भी अपने डैड से पूछ कर कटवाना, ठीक है। नाउ इन दिस केस देयर इज अ शेयर ऑफ पावर, कि कुछ तो फादर के पास है, उसने बोला सही रास्ते पे लग जाए, है ना। तो दिस इज द नॉर्मल केस, बट इन दिस केस विद द फादर हैव वेरी लेस पावर, लेट्स से 10%, 90% स्टेट के पास है। दिस इज द केस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। दोस्त दो इसके हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, समझे आप? नो, दिस इज द रीजन कि हम या तो इसको ये बना दें, लेकिन जो होता है ना नशे नुशे करता है, तो उसको इतनी जल्दी
रिहैब में पहले रखते हैं। सो पहले रिहैब में रखेंगे इधर इसको यूटी लेजिस्लेचर, ठीक है। यूटी के बाद अगर इसने परफॉर्मेंस ठीक दी देन स्टेट का, ये केस है। दिस इज द रीजन। आपको ये भी पूछ सकते हैं वाई कि हमने यूटी ही बनाया। नो, एट द स्टार्टिंग पॉइंट यू नीड अ मोर सेंट्रल कंट्रोल, है ना, विच हैव रिसोर्सेज, विच हैव विजन, rather than giving more autonomy to state. क्लियर है इतना? समझ आया? नाउ अमित शाह के पास चांस क्या है? That how to achieve this? उसको एटलीस्ट 10-15 वकील तो उसने बैठाए होंगे, उनको पूछा होगा कि निकालो, है ना, कोई रास्ता। इवन मेरे ख्याल से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठा देते, अगर जज हाई कोर्ट के बैठा लेते, तो उनसे भी ये रास्ता नहीं निकल रहा, ठीक है। फर्स्ट इज टू रिमूव 35A। एक तो उसने ये सोचा कि 35A को रिमूव करना पड़ेगा। तो 35A में है क्या? परमानेंट रेजिडेंट। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई जम्मू कश्मीर रिमेन अनडेवलप्ड। परमानेंट रेजिडेंट का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आप राजस्थान में चले गए, 5 साल रहे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? डोमिसाइल मिल गया, ठीक है। डोमिसाइल के बाद आप वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हो, यू कैन टेक, है ना, और जितने भी राजस्थान के टेस्ट वगैरह दे दो, ठीक है। बट इफ़ यू मूव टू जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर आप चाहे 50 साल रह लो, इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट रेजिडेंट क्वालिफिकेशन कि 1954 से पहले आया हो, है ना, या 10 साल रहा हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा? कोई डोमिसाइल नहीं मिलेगा आपको, परमानेंट रेजिडेंट मिलेगी नहीं सीट। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जैसे लॉट ऑफ फैमिलीज शिफ्टेड बैक टू जम्मू कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको परमानेंट रेजिडेंट मिला ही नहीं। परमानेंट रेजिडेंट मिला ही नहीं, ना उनके पास कोई स्टेट की पॉलिसी एप्लीकेबल है, कोई स्कीम नहीं, उनको कोई भी फ्री मटेरियल नहीं, है ना, जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स है, हेल्थ एंड अदर, ना उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन, पंचायती और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वहाँ पर तो है ही नहीं, वोटिंग राइट है। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी। एक और इसमें इशू है, इफ़ द जम्मू कश्मीर गर्ल मैरिड आउटसाइड तो क्या होगा? प्रॉपर्टी राइट विल बी नॉट क्लियर है। तो इसके बारे में 2 लाइनें लिख दो। अगर वो मैरी करेगी पाकिस्तान में तो फिर तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे ना? नहीं, फिर कैसे रहे? पाकिस्तान उसका नहीं है, नहीं, आउटसाइड जम्मू कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऐसा नहीं इंडिया से दुश्मनी है, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। आप सपोज करो अगर हम पाकिस्तान से दे देंगे, वो तो लड़कियां उनके पास होती 5-5 है, वहाँ तो 10-10 से शादी करते हैं ना, तो वो तो सारी ले 2-3 ही लेकर वो सारा जम्मू कश्मीर कब्जे में है, और वो तो उससे कोई अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है ना। सोचो भाई, अगर वहाँ से अगर एक लड़की पास 10 एकड़ है, ठीक है, वहाँ पर शादी होगी तो वो तो पाकिस्तान की होगी 10, पता लगा कश्मीर पाकिस्तान को वगैरह थोड़ा नहीं, वो आपकी फ्रेंड है? नहीं, चलो पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आउटसाइड कश्मीर लिखा है, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने इंडिया। वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ना, तो JNK की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, JNK की बात करो, ठीक है, अच्छा है, ओके। इसमें लिखो इट अलाउज जम्मू एंड कश्मीर असेंबली to define permanent resident of state. Jammu and Kashmir. Assembly. It allows Jammu and Kashmir Assembly to define permanent resident of state. अब permanent resident की definition क्या है? लिखो, definition लिख लो जल्दी। Person who was state subject. Person who was state subject on May 1954 में क्या आया था? रेजिडेंशियल
or who has been residing in state for period of 10 years and has lawfully acquired immovable property in the state. ठीक है, अब राइट कौन कौन से हैं परमानेंट रेजिडेंट, इसमें थोड़ा सा लिख लो, आपको मेंस के लिए आएंगे, इवन प्रीलिम में पूछ सकते हो. वन इज प्रॉपर्टी राइट, एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट. देखो, कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर लैंड इन जम्मू कश्मीर? Right now, yes. नहीं, पहले यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एक्वायर, ठीक है, नॉट प्राइवेट. प्राइवेट कंपनी जो है उसमें जॉब मिल सकती है, यस, बट नॉट इन गवर्नमेंट. ठीक है, अब तो चलो खत्म ही हो गया, अब तो सारा सेम हो गया. ठीक है, नो इट वायलेट बेसिक राइट, वायलेट करता है. आर्टिकल 14 वायलेट होता है, आर्टिकल 19 यस, आर्टिकल 21 यस, 14, 19 एंड 21. ठीक है, ओके. नो अमित शाह के पास 2-3 केसेस हैं. वन इज टू रिमूव 35A, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, है ना. द सेकेंड इज टू रिमूव एब्रोगेट 370. एक्चुअली ये पूरा रिमूव हुआ नहीं है ना, इनफेक्टिव हो गया, उसकी प्रोविजन ही उसने बोला एप्लीकेबल है. उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर का क्या बनाना, यूपी. मतलब ये मैं इमेजिन करूँ कि अमित शाह के दिमाग में पहले ये चीज़ें तो होगी, है ना, तभी तो एप्लीकेबल होगा. नॉट टू रिमूव 35A. 35A आया कौन से था, 1950 और प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन 5th अगस्त में ही आया था ना डिसीजन. 6th को हमारी क्लास थी मंडे. 5th अगस्त में इन अ सिंगल डे अमित शाह ने 4 डॉक्यूमेंट पेश किए, है ना, पार्लियामेंट में. नॉट टू रिमूव दिस. अब इस प्रेसिडेंट ऑर्डर में आया क्या था, 35A, है ना. उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया 2019. ठीक है, टू सुपरसीड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954. क्लियर है इतना, एक काम हो गया. सुबह सुबह वो ले गया कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, भाई ये देखो क्या है इसमें. ठीक है, तो इसका मतलब 35A रिमूव. इट मींस एनीवन कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर. अब ये देखो 2019 सेकंड केस इज टू रिमूव 370, है ना. सेकंड स्टेप क्या है, टू रिमूव 370. 370 को रिमूव कैसे करेंगे, इसका क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, एब्रोगेशन. उसमें एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए टू रिमूव दिस. अब उसने अमित शाह ने किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक आर्टिकल यूज किया 367. पता है इसके बारे में सुना होगा, 360 इंटरप्रिटेशन. इट इज यूज टू इंटरप्रिटेशन. अगर आपको कोई आर्टिकल कोई एक्ट समझ नहीं आ रहा, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है इन अ बेटर वे, तो हम यूज करते हैं 367. ठीक है, इन 367 उसने क्या किया, उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो है नहीं, वो तो 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, खत्म हो गई है ना. तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, नो लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, गवर्नर. नो गवर्नर, अब वहां पर रूल कौन सा है, प्रेसिडेंट रूल. अंडर प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट के पास एक कंडीशन होती है, क्या होती है वो, कि वो डेलीगेट कर सकता है लॉ मेकिंग पावर. अगर लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है ना, प्रेसिडेंट रूल आ गया, वो पार्लियामेंट को बोल सकता है. ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन
मेक अ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर। सो उसने बोला इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर इतना। सो उसने बोला भी आपके लिए है ये, ठीक है। सो एक तो उसने ये चेंज कर दिया, देखो पहले ऑर्डर में दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर, उसने मॉर्निंग में जो पास किया, ठीक है, इतना समझ आया पार्लियामेंट में। सर हाँ जी सर सर। 1954 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था वो कॉन्फ्रेंस से आया था, कंसल्टेशन से आया था? वो किसी से नहीं आया, उसने एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ली नहीं, चाहिए थी बट ली नहीं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के फेवर में था, समझे आप। उसका मतलब तो कॉन्फ्रेंस मिल ही गई ना। हाँ, इसलिए उनके फेवर की बात करोगे तो ऑटोमेटिक, पर हुआ नहीं, ये याद रखना। स्टेट को पूछा नहीं गया, ठीक है, पर स्टेट ने अपोज नहीं किया, समझे आप। 35 क्यों? क्योंकि उनके अगर आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दे आप तो अपोज करते हैं है ना सर अपोज क्यों करोगे, उनके फेवर में है ना परमानेंट रेजिडेंट, उनको तो गिफ्ट मिल गया। थोड़े से रेडर में वो हाँ जी रिमूव करने के टाइम पूछा, हाँ जी, जब रिमूव कर रहा है पूछा तो अब वो तो केस ही चेंज हो गया ना। देखो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं, उसमें परमिशन देनी होती है फ्रॉम द गवर्नर, वहाँ तो है ही सब कुछ सेंटर का, वो तो मतलब खेल ही रहे हैं यार आपस में। उसने ये देखो पूरा केस बढ़ा बढ़ा के क्या कर दिया कि पार्लियामेंट ही सब कुछ है जम्मू कश्मीर का, पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी एंड एवरीथिंग इज विद अस, क्लियर। नाउ अब उसने क्या किया सेकंड स्टेप में, इसको बोल दिया पार्लियामेंट। तो 370 को रिमूव कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कॉन्फ्रेंस चाहिए, रिकमेंडेशन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन सी है, पार्लियामेंट ही है, तो उनको बोला भी करो ये पास, क्या कर रहे हैं। सो सेकंड ऑर्डर आया 370 रिमूवल, ठीक है, 2 रेजोल्यूशन पास की इसने, उनके ऊपर लिख लो थोड़ा थोड़ा। So, हाँ जी। गवर्नर और पार्लियामेंट हाँ जी। गवर्नर और पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट कैन असाइन, नॉर्मली वो गवर्नर को असाइन करता है कि तू ही यहाँ पर देखेगा, बट ही कैन ऑल्सो असाइन दिस पावर टू पार्लियामेंट। ये हमारी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा 2 रेजोल्यूशन पास की उसने, रेजोल्यूशन नंबर 1 एट दिस टाइम, पहले क्या आया प्रेसिडेंट ऑर्डर, उसने रिमूव क्या किया 35A। नो 35A के साथ उसने 367 की इंटरप्रिटेशन कर दी, है ना, क्योंकि उसको पता था जो आगे वाला जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ उनको, उसमें उसकी ज़रूरत है। अगर वो पहले पेपर दिखा के बाद में करता फिर तो वो पास ही ना होने देते, है ना। तो उसने पहले ही ग्राउंड प्रिपेयर की, क्योंकि उसको उसके माइंड में था जो अगला पेपर मैं करूँगा, जैसे वो कार्ड वगैरह खेलते हैं ना, पहले छोटा पत्ता फेंकता है वो उस पर से ठीक है, जानबूझकर लीवर करते हैं। तो यहाँ पर लिखो रेजोल्यूशन नंबर 1, 367 की अमेंडमेंट कैसी की? 367 की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, देखो इट इज इंटरप्रिटेशन। अगर मान लो आपको कोई एक्ट नहीं समझ आया पार्लियामेंट को, या बाय प्रेसिडेंट और इवन कैन बी बाय विद द पार्लियामेंट, इसमें एक लॉ ऐड किया है 367 यार वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बड़े क्लॉज है। ये देखो ये पूरा डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर सर से मतलब अमेंडमेंट तो वो होगा ना उसमें, अमेंडमेंट नहीं किया। 4 एडेड लिख लो, 364 यही लिखना सर है। ये पूछ रहा हूँ कि अमेंडमेंट कैसे की, मतलब पार्लियामेंट में पास किया उसको किसको? 367 का फोर्थ क्लॉज जो है, नहीं वो पास होने की जरूरत नहीं होती यार, उसने अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है ये। सर इसके लिए कमेटी बैठी थी। नहीं कुछ नहीं यार, एक दिन में 4 डॉक्यूमेंट पास किए। देखो 370 को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, या तो उसको अमेंडमेंट कर दो, है ना, ठीक है, समझ आए इतना। दूसरा तरीका क्या है, इंटरप्रिटेशन चेंज। नो इंटरप्रिटेशन चेंज करके उसने जो किया है अभी आपको समझ आएगा, फिर भी आप पूछो। ये 367 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ये केस है, ये न्यूज़पेपर में दिया गया है दैट 367 जो है उसको प्रेसिडेंट कैन नॉट चेंज अ सनड्राई प्रोविजन, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया, बट दैट इज विद द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट। समझे आप, मैं ये नहीं कह सकता ये गलत है सही, मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोला जो उन्होंने दिया किया है वो आपके सामने है, उसकी इम्प्लीकेशन हमने पढ़नी यूपीएससी के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट अब वर्डिक्ट देगी अपना, उसमें वो क्या उसको वायलेट मानती है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं ये ज़्यादा नहीं समझा करो, इवन कोई भी नहीं बता सकता, इवन हरीश साहब के नॉट से कोई यार सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं है कि वो
जो तो उसकी साइड है वो बोल रहा है गलत है, 367 पे ही है। Yes. एक ही इशू है 367 का कि इन्होंने इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी विच इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा आपने पूछा। बट इसको मैं जो उन्होंने किया उस यही बता सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता ये गलत है ये सही, क्योंकि लॉयर इवन सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ही नहीं बता पा रहा, तो मैं क्या बताऊँ। वो तो जज देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो तो बेंच बैठेगा उनका, वो इंटरप्रेट करेगा क्या है। इसलिए अभी के लिए रुक जाओ, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा फिर मैं बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है। रेजोल्यूशन 1, ऑल क्लॉजेस ऑफ 370 abrogated. Abrogated except 371. 371 उसमें क्या है, आपको कोई भी लॉ अप्लाई करना है जम्मू कश्मीर पर विद द प्रेजेंट ऑर्डर, है ना। 371 एक्सेप्ट 371 विच कैन बी रीड एज which can be read as all provision of constitution as amended from time to time shall apply to Jammu and Kashmir. All provision of constitution as amended from time to time shall apply to Jammu Kashmir. अब ये देखो, यहाँ पर देखो 335 ये गया, 370 को उसने चेंज कर दिया। Now why he said that all provision of constitution जो है that will apply to Jammu and Kashmir. It means इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया जम्मू कश्मीर पर। अब ये चाहिए क्यों था? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या करना है, बाइफरकेट करना है। तो पहले उसने 35A से 367 आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन चेंज करके इसके लिए प्रोसीजर बनाया, है ना। 370 इनको पता नहीं चला पार्लियामेंट में। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, ऑल प्रोविजन अप्लाई। तो ऑल प्रोविजन के एक आर्टिकल आता है 3, आर्टिकल 3 इज एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस था कि आर्टिकल 3 अप्लाई करना है, इसलिए उसने उसके पहले ये रेजोल्यूशन 1 लेकर आया, ठीक है। नाउ इन रेजोल्यूशन 2 अब ये देखो, अच्छा अगर कोई सपोज करो स्टेट की कोई टेरिटरी या बाइफरकेट करना है या उसको रीऑर्गेनाइज करना है, प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 क्या है? नंबर 1 प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन, है ना। प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी। उसके बाद प्रेसिडेंट रिव्यू लेगा किसका? स्टेट का। स्टेट माने या माने ना माने, दैट डजंट मैटर। कितना क्लियर? उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट उसको पास करेगी। नाउ इस केस में क्या हुआ, रेजोल्यूशन अंडर रेजोल्यूशन 2 प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, अमित शाह ने बोला भी सुनो ऑर्डर आ गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने आपका व्यू पूछा है, क्योंकि इस केस में पार्लियामेंट ही जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल के अंडर उन्होंने पहले ही 6 मंथ बिफोर उन्होंने प्रिपेयर कर दी थी ये ग्राउंड, समझे आप, आज का काम करने के लिए। वो तो वेट कर रहे थे। इवन जम्मू कश्मीर, अच्छा इवन बीजेपी के साथ 2 जो छोटी मोटी पार्टियां थी वो मिलकर गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला नहीं, गवर्नर रूल ही चलते इस ग्राउंड को प्रिपेयर कर। तो वो इलेक्शन से पहले ही श्योर थे, इलेक्शन से पहले ही गवर्नर रूल, ठीक है, कि हम आएंगे और लगाएंगे ईवीएम है। अब वहाँ पर अमित शाह ने पूछा, व्यू पूछा है ना, प्रेसिडेंट लेकर आया, ये पता नहीं डॉक्यूमेंट में है क्या, बस व्यू मांगा आपका कि क्या हम जम्मू कश्मीर की को बाइफरकेट कर दें। तो इन्होंने बोला व्यू, कहता अगर नहीं भी दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये कौन सा कंपल्सरी है, आपके बिना होगा नहीं। उसके बाद रेजोल्यूशन पास हुई, प्रेसिडेंट के पास गई, प्रेसिडेंट ने साइन किया। साइन करने के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2009 वो पेश किया गया। तो अमित शाह ने बोला भाई 58 पेजेस का है, आधा घंटा है, पास कर दो। उन्होंने बोला ये आधे घंटे में 58 पेज कैसे होगा, है ना,
ये अमित शाह को लगा यार डेमोक्रेसी है, अपोजिशन की वॉइस तो है, सुननी चाहिए। उसने बोला चलो 15 मिनट में करो। विदिन 15 मिनट सारा काम क्लियर, और उसने विदिन सेकंड प्रेसिडेंट के साइन लिए और 1 दिन में सारा काम खत्म हो गया। दिस इज द वी कैन से स्ट्रेटजी। पहले जो काम किया अगले काम के लिए पूरा प्रिपेयर कर दिया। प्रेसिडेंट ऑर्डर आया 35 रिमूव 35A, उसके साथ हमने 367 का लास्ट लाइन में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर का पढ़ोगे ना नीचे है 367 में इंटरप्रिटेशन चेंज की, क्योंकि उसको पता था अगली जो मैं रेजोल्यूशन लेकर आऊँगा उसमें ये काम है। अगली रेजोल्यूशन में 370 उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, उसकी पहले इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी, वो भी काम हो गया। उसके बाद उसको पता था अब मैं जो काम करूँगा उसके लिए क्या चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर मैं कभी करूँगा। उसने क्या बोला 370 को बाकी क्लॉज को रिमूव कर दिया, एक रखा जिसके थ्रू उसने क्या किया, इंडिया का सारा कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अब उसने बोला अगर एप्लीकेबल है आर्टिकल 3 क्यों नहीं, तो आर्टिकल 3 के लिए क्या चाहिए था, पहले स्टेट का व्यू, तो वो प्रेसिडेंट लेकर आया अमित शाह के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पर आया, उसने बोला भाई ये देखो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर व्यू लिया, देन प्रेसिडेंट ने साइन किए, उसके बाद बाइफर्केशन बिल लिया, तो अल्टीमेटली वो जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया। क्लियर इतना? अब ठीक है ना सर व्यू किसका रहेगा? व्यू मतलब पूछना होता है कि भाई बताओ क्या करें, किसका बच्चे किससे कहाँ गए? अच्छा ठीक है, हाँ जी। किसको बच्चे प्रेसिडेंट रूल के अंदर एक प्रोविजन है दैट प्रेसिडेंट कैन गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर मेकिंग टू पार्लियामेंट ऑफ एनी स्टेट ड्यूरिंग अ प्रेसिडेंट रूल, तो वहाँ पर पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट का व्यू लेना होगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, गवर्नर का रूल तो है नहीं, मतलब प्रेसिडेंट रूल है, तो प्रेसिडेंट ने पावर किसको डेलीगेट किया, पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट का व्यू मतलब आपस में ही खेलते रहे, उनको पता भी नहीं चला और सब कुछ पास भी हो, ठीक है। ओके, नाउ मेंस के लिए जो क्वेश्चन है, किसमें रेजोल्यूशन लिखवा दी यार, और कितनी करूँ, सेकंड रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन 2 लिख लो। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज means or article 3 also applicable, which says to change territory of any state, president need to require view of that state, view of that state legislative assembly। रिपीट करो, प्रेसिडेंट नीड, यहाँ से कर दूँ, प्रेसिडेंट नीड टू रिक्वायर व्यू ऑफ दैट, हाँ जी, चेंज टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, और यूटी भी आप कर सकते। प्रेसिडेंट नीड टू रिक्वायर व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट इन दिस केस इट इज अ पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, अब प्रीलिम के लिए थोड़े जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, उसके अंदर किया क्या है, 2-3 लाइन नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को क्या बनाया, आर्टिकल 239 प्लेन यूटी मीन्स यूनियन कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट पे कौन करेगा, सेंटर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को क्या बनाया, यूटी विद द लेजिस्लेटिव, आर्टिकल नंबर 239A, 239A के अंदर कौन सी है, पॉन्डिचेरी, एंड 239AA के अंदर कौन सी है, दिल्ली। सो पॉन्डिचेरी के जैसा बना दिया उसको। नाउ इट मीन्स इट इज विद द लेजिस्लेचर, तो यूनियन कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है।
देखो यार सर JNK में कौन सा है आर्टिकल? 239 है पौंडीचेरी वाला। लद्दाख में? लद्दाख पर 239, जितनी यूटीज हैं दे आर अंडर 239, पौंडीचेरी इज अंडर 239A एंड दिल्ली इज अंडर 239AA। अब देखो स्टेट के केस में अगर अटोनमी की बात करूं, सबसे ज़्यादा अटोनमी किसके पास है? सेंटर के पास। जम्मू पहले थी, मतलब जम्मू कश्मीर, उसके बाद स्टेट्स, बाकी स्टेट, ठीक है, उसके बाद यूटी विद लेजिस्लेचर, हाँ मतलब वही हो, हाँ उसको दो भाग में डिवाइड कर लो। पौंडीचेरी है वह मोर अटोनमी, क्योंकि लैंड और वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है वो दिल्ली के किसके पास है? सेंटर के पास। पौंडीचेरी के केस में ऐसा नहीं, ठीक है। देन यूटी, प्लेन यूटी। नाउ इसका मतलब इन केस ऑफ स्टेट सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन लॉ फॉर्म कर सकता है? पार्लियामेंट। स्टेट किस पर? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ स्टेट विद यूटी विद द लेजिस्लेचर, इसके केस में पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एज वेल, बट द स्टेट कैन ऑल्सो फॉर्म अ लॉ ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट के केस में ऐसा नहीं था। स्टेट के केस में पार्लियामेंट के पास पावर कितनी थी? कॉन्करेंट एंड यूनियन लिस्ट। बट इन केस ऑफ यूटीज पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज ऑन वेदर इट्स यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। बट जो विद लेजिस्लेचर है दे कैन ऑल्सो मेक अ लॉ ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट। क्लियर है? कंफ्यूज हो गए? रहता कर दिया, समझ आ गया? क्लियर है लास्ट में? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है सर। हाँ जी सर। पौंडीचेरी वो रहेगी सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, हाँ जी सर। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। नहीं, हाँ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर देखो स्टेट के केस में क्या होता है? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, तीन लिस्ट है। स्टेट कैन मेक लॉ ऑन दीज टू लिस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज टू लिस्ट, एक्सेप्ट एक कंडीशन होती है जब स्टेट एग्री करे, वो करेंगे नहीं, मतलब मैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। देन यूटी विद लेजिस्लेचर, तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यू जो कलर के पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल थ्री, ठीक है, बट दिस लेजिस्लेचर, अब ये किसके केस में है? पौंडीचेरी एंड JNK एंड दिल्ली, दे कैन ऑल्सो मेक ऑन सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट। प्लेन यूटी जिसके पास लेजिस्लेचर है ही नहीं, उसमें क्या आएगा? यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट और बाय सेंटर। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं दो केस में, वन इज दिल्ली, अदर वन इज पौंडीचेरी, ठीक है। दिल्ली के केस, पौंडीचेरी के केस में इन दोनों पर पौंडीचेरी कैन मेक अ लॉ, बट इन दिल्ली केस दिल्ली कैन ऑल्सो मेक अ लॉ ऑन दीज टू थिंग्स, एक्सेप्ट कौन सा है? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड। केजरीवाल आपने देखा होगा ना, बोलते हैं यार मैं तो अपने किसी को चेंज ही नहीं कर सकता, है ना। इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए अटोनमी, तो मैक्सिमम, अब जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, स्टेट है ना, उसके बाद कौन सी आएगी? दिल्ली, यूटी विद द लेजिस्लेचर, उसमें कौन सी आएगी? पौंडीचेरी। इसी केस में कौन सी आएगी? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कौन सी आएगी? दिल्ली। उसके बाद अदर यूटी, ठीक है, क्लियर। नाउ राज्यसभा की सीट कितनी है जम्मू कश्मीर में? 104। अरे राज्यसभा 4 नहीं, ठीक था आइडिया, बस 10 आ गए, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक आइडिया ये भी है दैट जम्मू कश्मीर को इसलिए स्टेट विद द यूटी विद द लेजिस्लेचर बनाया क्योंकि राज्यसभा की सीट रखनी, रिटेन करनी, ठीक है, क्लियर। लोकसभा की उसमें कितनी है? यूटी में
एक। चलो क्विकली हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन, इज जम्मू कश्मीर इज अनडेवलप्ड? ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है यूपीएससी में, दैट डू यू थिंक दैट जम्मू कश्मीर रियली नीड टू एब्रोगेट अ 370? लोकसभा वाला किसी तो मैं लोकसभा की 4 और जब 4 राज्यसभा की, लोकसभा की 1, टोटल लिखवा दूं सारे? लिखो, लोकसभा की 5 है, उसमें जम्मू कश्मीर में, राज्यसभा की जम्मू कश्मीर में 4 है, और लद्दाख में लोकसभा की 1 है, ठीक है, और राज्यसभा की 0, क्योंकि राज्यसभा की सीट ही वहीं पे है जहाँ पे लेजिस्लेचर है। सो इट मीन्स दिल्ली में भी है, पौंडीचेरी में भी है। पौंडीचेरी में 1 है, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी है? 3। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी है सीट्स? 114 प्रपोज किए हैं, वैसे 107 है, 114 प्रपोज किए, मतलब इंक्रीज करेंगे जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में तो असेंबली है ही, है ना। देखो 2 फीमेल को वो नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर, इफ देयर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सफिशिएंट। बाकी इंडिया केस में 2 रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? ये याद रखना। 14 में से 24 प्लस 2 जो नॉमिनेटेड। ओके, नाउ इस जम्मू कश्मीर इज रियली अनडेवलप्ड? एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, पढ़ा? दैट डू यू थिंक, अब इसमें अगर हम यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे दैट डू यू थिंक जम्मू कश्मीर इज रियली अनडेवलप्ड, मतलब क्या आंसर क्या देते? लद्दाख रीजन है। अब उसको अगर हम बिहार से कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का, जम्मू कश्मीर से कहीं आगे है। तो फिर सी, डेवलपमेंट इज नॉट अ प्राइम क्राइटेरिया टू जज अ पार्टिकुलर स्टेट, इट इज अ थ्रेट टू अ डेवलपमेंट विच इज अ मेजर क्राइटेरिया, है ना। इन जम्मू कश्मीर द थ्रेट टू डेवलपमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, so that threat can be a danger to national security। समझ आया, है ना। थ्रेट है डेवलपमेंट के लिए, दैट इज अ मेजर इशू। नो, इन केस ऑफ डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल एक लिखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारे नेशनल की एवरेज है वो कितनी है? 68.7 ईयर, और जम्मू कश्मीर की कितनी है? 73.5। ठीक है, तो गोलियों से खेलते रहे ना, इम्यूनिटी आ जाती है। डॉक्टर्स पर पर्सन, सेकंड इज डॉक्टर्स पर पर्सन। थोड़ा सा डेटा देता हूँ आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, कंपैरिजन करोगे। जम्मू कश्मीर में 1 डॉक्टर पर 3060, 3060, ठीक है, 3060 पीपल के 3060 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, ठीक है। और बिहार में कितने हैं? एक डॉक्टर कितने बंदों के पीछे? बिहार में 29,000। वो तो वहां पर तो डॉक्टर भी कोई उनके बराबर होगा। ओके, द पॉवर्टी रेट इंडिया का कितना है? 21.92%, और जम्मू कश्मीर का कितना है? 10.35। सर रिपीट करना, पॉवर्टी रेट जो इंडिया का एवरेज है दैट इज 21.92%, और जम्मू कश्मीर का है 10.35। नेशनल एवरेज अराउंड 2000। देखो 2 तरह की एवरेज है, एक तो WHO क्या कहता है 1 डॉक्टर पर 1000, है ना। तो इंडिया के एलोपैथी का अचीव नहीं हुआ, इट इज समवेयर अराउंड 1600-1700। लेकिन इंडिया ने एक काम किया,
एलोपैथी और आयुष जो भी आयुर्वेदिक के सारे मिला के अभी लास्ट ईयर उन्होंने अचीव कर लिया। उन्होंने बोला भी कि हमने अचीव कर लिया। वो बोलते यार ये डॉक्टर थोड़ी है बाकी जिसमें है ना टीका तो सभी लगाते हैं, पंजाब में तो कितने लगा रहे हैं हमारे, और वो डॉक्टर से अच्छा लगाते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर थोड़ी ना फिर। तो आयुष के जो आयुर्वेदिक ये वो सारे डॉक्टर उन्होंने मिलाकर 1 डॉक्टर पर 1000 कर दिया। तो वो उन्होंने बोला एलोपैथी करो, ठीक है। सर तो फिर सर रियल फिगर क्या है? हाँ जी, सर इंडिया की तो रियल फिगर क्या है, इनको हटा के इसकी अराउंड 1600 to 1700 डिफरेंट डेटा है, क्योंकि अभी जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन मिला है, अब उनकी रैंकिंग होगी, जो पूरा अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा आएगा ना हमारे पास। प्रॉब्लम यही है, 2 डेटा है, वन इज सेइंग समवेयर अराउंड 2000, जैसे एक न्यूज़पेपर में आया था कि राइस की नेशनल एवरेज कितनी है वाटर कंजप्शन की, समवेयर अराउंड 1700 और सॉरी 2900, ठीक है, 2700 to 29। एक न्यूज़पेपर में 5600 दिया था, है ना, और चाइना की दी थी 560। तो वो एवरेज अलग बात है, और एक्सट्रीम लेवल को जब वो कंपेयर करते हैं ना, वो थोड़ा न्यूज़पेपर में एक्सट्रीम लेवल लेते हैं, इसलिए। ओके, एक और लिख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जम्मू कश्मीर हैव अ हायर देन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। Now the question is why we need to abrogate 370? 370 एब्रोगेट करने की जरूरत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, whether it was a really applicable even before abrogation, 370 का कोई वजूद था? नहीं था। आर्मी आपके पास है, आपने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया तो उसमें बचा गया, है ना। इवन जब नेहरू था उस टाइम पे कांग्रेस थी, इसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सेंटर थी, उस टाइम पर तो बड़ा इजी था, सभी मेजोरिटी होती थी। अब तो स्पेशल मेजोरिटी है नहीं ना राज्यसभा। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग इज, देखो इंडिया का एक स्लोगन था, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्या है? इंडिया इज वन नेशन। सो पाकिस्तान अब 370 के साथ जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया से रिलेशन इतना इंटीग्रेटेड नहीं था एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। सेकेंड, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पे था, है ना, मिलिट्री वाज देयर। तो दीज थिंग्स यूज्ड बाय पाकिस्तान, वो कहते कश्मीर टू कन्याकुमारी तो है, लेकिन तुम्हारे साथ वो है नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, स्टेप मदर वाला बिहेवियर, ठीक है। सो दे एक्सप्लॉइटेड द इमोशंस ऑफ पीपल एंड दे ऑलवेज अलाइव द थ्योरी ऑफ 2 नेशन। लिख लो, आर्टिकल 370 बिल्ड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आर्टिकल 370 build emotional and psychological barriers between people of Kashmir and rest of India. People of Kashmir and rest of India. Psychological barrier था, है ना? Because Jammu Kashmir was not that much integrated with India as compared to other state. अगर आप बाकी स्टेट देखो वहाँ पर तो इंटीग्रेटेड है, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं प्रॉपर, उनका अलग से राइट टू इन्फॉर्मेशन है। देन आपका राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर का अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेटिस्ट सेकंड पॉइंट, सेपरेटिस्ट used this barrier to build a mindset of alienation. Clear है इतना? माइंडसेट ऑफ एलिनेशन, है ना। अब वो कहते थे बाकी के जैसे, तुम्हारे बाकी के बच्चे जैसे इंडिया बिहेव करती है तुम्हारे साथ वो करती नहीं, यू आर डिफरेंट। तो वहाँ पर जो एक्सप्लॉइट करते थे इमोशन, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। एक तो आगे लिखो,
the denial of, next point, the denial of basic democratic and citizenship right. The denial of basic democratic and citizenship rights to nearly 6 lakh refugees. To nearly 6 lakh refugees from Pakistan who entered India during partition. ठीक है. Now in this you have to include 35A. तो एक पॉइंट तो आपका 35A भी बन जाएगा. 35A में क्या है? परमानेंट रेजिडेंट है ना. तो परमानेंट रेजिडेंट को मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? तो इसमें देखो, द सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया automatically. The citizen of Jammu and Kashmir becomes citizen of India, whereas citizen of India have no such rights. क्लियर? बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट लिखवाने की जरूरत है. सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. अब यहाँ पर देखो, लो क्या वो लेट हो रहे? जाना तो नहीं है किसी को? 10 मिनट और है बस. तो देखो 35A, when you remove 35A, इसका मतलब क्या है? That companies can buy land, है ना. कंपनीज वहां पर लैंड तो खरीद सकती हैं. तो विद दिस क्या होगा? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. ये हर जगह सेम होता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना है. अब इससे आप सारे आंसर कर सकते हैं. अब विद द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? अर्निंग विल इंक्रीज एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर होंगे, है ना. सेकंड थिंग इज, अब यहाँ पर देखो एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द मेजर इशू. इसके ऊपर यू कैन वेट दैट इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, है ना. हाईएस्ट है अभी इस टाइम पर. We cannot provide employment to such large population in India when the global is slowing. Auto sector is also slowing down. So how can we ensure that Jammu and Kashmir will get employment? Second thing is security of companies. We will provide a security of companies in such threatening situation. Can any company afford to establish their business at there? और क्या रहेगा? टूरिज्म. भाई अपनी वादियाँ हैं, मूवी बनती है ना कश्मीर में, तो यहाँ पर भी घूमने जाएंगे लोग. सो जो मर्जी लिख लो, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है. आपको पता है लैंड का इशू है, मनी लोकल पॉपुलेशन के पास आएगी. नो, पहले क्या होता था? आर्मी विद इंडिया, ऊपर से कंट्रोल, ठीक है, टू पुश टेररिज्म बैक. नाउ we integrated people with army. So if the people were cooperative, तो ये तो हो गया सक्सेस. अगर नहीं हुआ तो कोऑपरेटिव नहीं हो गए. सर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं हो जाएगा? कैसे? क्योंकि अब तो इंडियंस भी उधर जाके एम्प्लॉयमेंट लेंगे. पहले तो उनके पास सिक्योरिटी थी कि यहाँ पे और कोई आके ले सकते हैं. यार इतना वहाँ पर नहीं जाते. देखो वो तो आपकी बात है, वो तो नेगेटिव में लिख दोगे फिर आप. यूपीएससी में आंसर लिखने का यही तो तरीका है. जैसे हमने अभी क्या किया है, शॉर्ट टर्म, जैसे मैं नेशनल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में शॉर्ट टर्म बेनिफिट, उसी पॉइंट को घुमाकर हमने लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रख दिया. ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो इंडिया से एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो जाएगी उधर. सर तो वो पर्टिकुलर एक्सटेंट, हाँ पर्टिकुलर एक्सटेंट तो होगा, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होगा उसके फिर कंपैरिजन. बट स्टिल उनके लिए तो पहले तो वादी में घूमने जाएंगी ना कंपनी, है ना. तो वो फिर आप अब देखो उसका एविडेंस नहीं है जो आप बोल रहे हो, है ना. उस पॉइंट को आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास वर्ड नहीं है. ठीक है, टू
पर्टिकुलर एक्सटेंट हम बोलें तो जम्मू कश्मीर में अभी इतना स्कोप नहीं है कि पूरी इंडिया की इंडस्ट्री डिक्रीज कर दें। ऐसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने कितने कंसेशन दिए हैं, टैक्स बेनिफिट दिए हैं, तब भी इंडिया से डिक्रीज नहीं हुई, वहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, क्लियर। नाउ द इम्पैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान एंड चाइना। इसका आंसर कंप्लीट तो हम दे नहीं सकते बिकॉज अभी आने वाले 1-2 महीने में पता चल जाएगा क्या है इम्पैक्ट। बट वन थिंग इज क्लियर, दिस इज द, ये कौन सा एरिया है? एक्साइटिन। दिस वाज एक्वायर्ड बाय चाइना इन 1962। ठीक है, जब वॉर हुई। दिस इज द ओके, ये तो हमने कर लिया हरजिंदर सिंह वाला केस है ना। नाउ दिस इज द जिनजियांग एरिया, इवन एक्साइटिन इज आल्सो ट्रीटेड एज जिनजियांग एरिया, चाइना का। दिस एरिया इज तिब्बत, हियर इट इज अ 219 नेशनल हाईवे ऑफ चाइना which link Xinjiang to Tibet। क्लियर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या चीज निकलती है? सीपैक। चाइना पाकिस्तान। नाउ न्यूज़पेपर में ये लिखा है दैट नाउ इंडिया हैव अपर हैंड, इंडिया कैन डील विद चाइना डिफरेंटली एंड पाकिस्तान डिफरेंट। पहले हमारे साथ पाकिस्तान का इशू क्या होता था? कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा। इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिया, इंडिया कहता वो तो हमारा ही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब बात उससे होगी इंडिया कश्मीर, बाकी तो खत्म है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट चाइना, चाइना के साथ आप एक बात करोगे, सेपरेटली बात कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज चाइना हैव इन्वेस्टेड इन बोथ रीजन। अगर हम पीओके की बात करें, CPEC was there, which is one of the important, है ना, project for China. It means that it will be effective अगर हम POK की बात करें। Now if we talk about Oxygen, वो तो वैसे चाइना का, उसमें तो वैसे चाइना का इंटरेस्ट है ना। So these two areas impacted the both nations, whether it is a China and whether it's a Pakistan। ठीक है, so we cannot deal सेपरेटली विद द चाइना एंड विद द पाकिस्तान, कि हम सेपरेटली डील करेंगे। आप वहाँ पर पीओके के बारे में पाकिस्तान से डील करोगे, चाइना आ जाएगा कोई, चाइना बोलेगा भाई वहाँ पे सीपैक जा रही है। अच्छा, तो पाकिस्तान को पैसे उसे दिए थे, पाकिस्तान को और ही किसी एरिया में लगा रहा है उसके, पता है आपको? वो विजय माल्या बना बैठा है। तो ठीक है, तो लिख लो। Oxygen occupied by China in 1962। Oxygen was occupied by China in 1962। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? AKSAI CHIN, यही है कि कुछ और भी है? It allows National Highway 219, it allows National Highway 219 to connect Xinjiang XINJIANG, Xinjiang and Tibet, ये लिखा हुआ XINJIANG, Xinjiang region and Tibet region, which is responsible for all operation along the border with India। ठीक है, अब चाइना के बॉर्डर के एरिया में दिस इज इम्पोर्टेंट लिंक, क्योंकि वहां पर अगर सारा काम ही चाइना का इसी में है। ठीक है, आगे देखो, चाइना क्रिटिसाइज इंडियाज यूनिलेटरल एक्शन ऑन कश्मीर, है ना। चाइना क्रिटिसाइज इंडियाज यूनिलेटरल एक्शन ऑन कश्मीर, क्यों?
कौन सा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान? शिमला एग्रीमेंट 1972। 1972 शिमला एग्रीमेंट क्या बोलता था? म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, बायलेटरल एग्रीमेंट, कि अगर कश्मीर का मुद्दा हो हम दोनों ही सॉल्व करेंगे, तीसरे को आने नहीं देंगे, ठीक है। इवन जब यूएस का इंटरफेरेंस हो रहा था, ट्रंप ने बोला कि मैं मीडिएशन कराऊंगा, एट दैट टाइम आल्सो इंडिया सेड दैट दिस इज आवर ओन मैटर, है ना, शिमला एग्रीमेंट याद करो। तो उसके बाद इंडिया ने बोला शिमला तो है इंडिया में तो यूनिलेटरल ही हो गया, बायलेटरल का। तो इंडिया ने अभी यूनिलेटरल ले लिया काम, है ना। सो दिस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय चाइना। चाइना ने यूएनएससी में चला गया, वहाँ तो पता ही था यार बेइज्जती होनी, वो तो चाइना के उसके पाकिस्तान के चक्कर में चला गया, पैसे फंसे हुए ना सीपैक में, ठीक है। वायलेशन तो है, लेकिन यही तो पटेल की पावर है। हाँ जी, इट कैन बी मेंस में ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि वो इंटरनेशनल इशू है। देखो यूपीएससी वायलेशन पर क्वेश्चन तभी पूछती है अगर वो इंटरनल मैटर के आपस में ही हो गया। अब वो पाकिस्तान से सेंसिटिव मैटर है, अगर वो बोलेंगे इंडिया ने वायलेट किया है शिमला एग्रीमेंट, वो तो यूपीएससी को ऐसे ही उधेड़ देंगे। सेंटर में बैठे है ना, वो कहेगा भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों से, तू तो एलिगेशन अंदर ही कर रही है। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन ही है, वो है ही। देखो आगे, इंडिया कैन यूज एक्साइजिंग टू पुट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन चाइना। सी चाइना ऑलवेज लाइक, चाइना थिंक दैट दे आर अ टाइगर इन एशिया, है ना। दे ऑलवेज लाइक द पर्सन हु हैव कैपेबिलिटी एट द लेवल ऑफ विद देम, उसी को वो टेबल पर लेंगे, अदरवाइज वो इंडिया कमजोर था जब इंडिया को अलाउ ही नहीं करते थे। नाउ इंडिया इज ऑन द सेम फुटिंग एज चाइना, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, लद्दाख को इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिया दैट पर्टिकुलर एरिया। पहले तो इंडिया से इंटीग्रेट नहीं था, इट वाज अ डिस्प्यूटेड, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ इंडिया कैन पुट अ डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन चाइना, ये हमारा प्रेशर है, हमारा एरिया, ठीक है। इंडिया कैन यूज एक्साइजिन टू पुट डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन चाइना। पाकिस्तान के केस में क्या होगा? One is India can isolate Pakistan. Now India can isolate. देखो सऊदी अरेबिया या बाकी नेशन वो तो चाइना पाकिस्तान के पास ही नहीं आते आज तक, है ना। On the other side रशिया, ठीक है। तो इंडिया now can India isolate Pakistan and put again implication वही रहेगी and put a diplomatic pressure on Pakistan to get back POK, ठीक है। So India is one from Jammu and Kashmir to Kanyakumari. क्लियर? एक और क्वेश्चन बनता है इसमें फेडरलिज्म में, करवा दूं? एक है 2 मिनट का, बताओ नहीं तो करवा। देखो फेडरलिज्म एक लास्ट क्वेश्चन है, सारे टाइप को डिस्कस करके कैसे कैसे आ सकते हैं। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा, इट वाज अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? एकदम सर ने तो आपको वो रिटा दिया होगा, उनका फेवरेट है ना। ऐसे जो सेंटर और स्टेट है, जो यूएसए इज अ ट्रू फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट क्या होता है? डिफरेंट पावर्स, है ना, that govern the 2 different states. Now USA में क्या हुआ, there were different states, they joined with the agreement, तो उनका अपना फ्लैग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है हर स्टेट का। इवन जो उनके सेंट्रल मैटर है वो तो फेडरल जो सेंटर के साथ है, they will be decided by फेडरल कोर्ट, अदरवाइज उनका जो स्टेट लिस्ट में मैटर है वो तो वहीं खत्म हो जाते हैं उनकी स्टेट में। हमारे तो कोई चेन खींच ले वो भी सुप्रीम कोर्ट 2 बेंच 5 जजेस का बेंच बैठा होता है ना, ठीक है। तो वहां पर ऐसा नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रू फेडरलिज्म। क्लियर है इतना? 2 डिफरेंट पार्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है नहीं? ओके, इंडिया केस में क्या है? क्वासी। इट इज नॉट अ लाइक दैट टाइप ऑफ फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट
ज्वाइंट सेंटर विद द एग्रीमेंट, दे आर यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो पावर शिफ्ट हो जाती है ना। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे पास, यूएसए में कॉन्करेंट लिस्ट है नहीं, यूएस में या तो सेंटर की लिस्ट है या स्टेट की, ठीक है। सो ये तो पूरा प्रॉपर फेडरलिज्म है, हमारा प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये बताओ, एक होता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? ओनली सेंटर, जैसे ब्रिटेन में, है ना, स्टेट सही नहीं, मतलब स्टेट को इतनी वो अपने स्पेयर में नहीं एक्ट करती। तो यूनिटरी सिस्टम इंडिया का जम्मू कश्मीर से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आ सकता है दैट वेदर द फेडरलिज्म इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमारा वो शिफ्ट हो रहा है यूनिटरी फॉर्म, क्योंकि लेजिस्लेचर है, जैसे मैंने आपको बताया ना सेंट्रल स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे एक्ट करती है। जब जम्मू कश्मीर पहले था, सेंटर इतनी पावर नहीं थी, नाउ द सेंटर कैन एक्ट ऑन ऑल थ्री लिस्ट, है ना, क्योंकि यूटी है, क्लियर। नाउ दिस आर्टिकल टॉक अबाउट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, दिस इज द न्यू टर्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब क्या है? चलो देखते हैं। एक तो ट्रू फेडरलिज्म है, अलग अलग पावर है ना, ठीक है। एक होता है यूनिटरी सिस्टम, जिसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता। इंडिया ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया, क्वासी। अब क्वासी से भी अलग, ठीक है, या तो सेंटर हो गया या स्टेट हो गया। एक तो इंडिया में, उसके बाद इंडिया में यूटी आ गया, है ना। यूटी से क्या होगा? यूनिटरी सिस्टम। अब यूटी को फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें? यूटी विद लेजिस्लेचर एंड, अगर विद लेजिस्लेचर की बात करूं, इसमें फर्दर डिवीजन किसमें है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इसकी पावर में डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, व्हिच इज नॉट इन अ परफेक्ट विद वेदर इट्स अ फेडरलिज्म और वेदर इट्स अ यूनिटरी सिस्टम और एनी सिस्टम, ठीक है। एक तो क्वासी फेडरलिज्म था, नाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ क्वासी फेडरल टू एसिमेट्रिक फेडरल, क्लियर है। तो यहाँ पर एनालिसिस था छोटा सा, तो ये ऊपर क्वेश्चन, ठीक है।